हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इस शानदार सेशन में। मैं आज आपको कराने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि इस एमपी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो जिन्होंने अब तक कोई तैयारी नहीं कर पाई है किसी भी कारण से, वो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मात्र 2 या 3 दिन मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद में वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 35 और 40 क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। और उसके अंदर जो बच्चे बाकी में ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए थे और कैसे पास होंगे, तो पास होने की जुगाड़ उसके अंदर है। चलिए आप कनेक्ट रहिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट्स 1, 2 और 3 उसमें से लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 62 ग्राम पर मोल। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, यहाँ पर कि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मीन्स क्या होगा, 20 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 100 ml के अंदर डिजोल्व किया गया है। तो यहाँ पर जो 20 ग्राम है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WB 20 ग्राम, और उसके साथ में इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको दिया हुआ है। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास MB लिखते हैं 62 ग्राम पर मोल, और साथ में जब आपको 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है और टोटल सॉल्यूशन 100 है, इसका मतलब 20 ग्राम तो इथाइलिन ग्लाइकोल है और उसके बाद 80 ग्राम जो बचा हुआ है वो रियलिटी में वाटर होगा। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है WA वो 80 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जब सॉल्वेंट आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो वाटर हम कंसीडर करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। अब उसके बाद में हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। देखो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पर है, आप देख सकते हैं XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पर जो NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो NB का फॉर्मूला क्या हुआ, WB अपॉन MB। ये आपको दिया नहीं है NB, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे हम। तो पहले सॉल्यूट के लिए निकालेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला है WB अपॉन MB। WB देखिए यहाँ पर 20 है, MB यहाँ पर कितना है 62, तो 20 अपॉन 62, 20 अपॉन 62 ये मैंने आप डिवाइड किया है 10 अपॉन 31, 10 अपॉन 31 है, उसकी वैल्यू आई है 0.322। यहाँ पर Na और निकालना है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, Na इक्वल टू WA अपॉन Ma। WA की वैल्यू देखिए 80 और यहाँ पर Ma की वैल्यू है 18, तो 80 अपॉन 18 डिवाइड किया तो 40 अपॉन 9, 40 अपॉन 9 है आपका, ये आंसर है 4.444। यहाँ पर हमारे पास में NB और Na आ गया है। अब हम मूल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB की वैल्यू यहाँ पर है 0.322, ये वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो Na की वैल्यू और NB की वैल्यू दोनों को ऐड किया और ये वैल्यू आती है, और इसको 0.322 को जब हम डिवाइड कर देते हैं 4.766 से, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है 0.0675। यदि आप 5 को हटाना चाहते हैं तो ये पहला डिजिट है, उसको 7 को 8 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.068। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 0.068। ये मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला था जिसके बेस पर हमने इसको क्वेश्चन को किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो कह रहे हैं कि 22 ग्राम बेंजीन है, उसको 22 ग्राम CCl4 के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए, तो आपको बताना है मास परसेंटेज कितनी है। मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे डिसॉल्व करते हैं तो मास परसेंटेज जितनी अमाउंट सॉल्यूट उतनी अमाउंट सॉल्वेंट है, इसका मतलब 50% है। लेकिन निकालना कैसे, मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगाइए, मास ऑफ बेंजीन इनटू 100 अपॉन टोटल मास। तो बेंजीन के लिए हम निकालना चाहेंगे तो बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, देखो 22 ग्राम, हमने 22 रख दिया। टोटल कितना है 22 प्लस जो CCl4 दिया हुआ है वो भी 22 है, दोनों को ऐड कर दिया 22 अपॉन 4,
यानी 100/2, 100/2 है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 50। तो यहाँ पर हम वेट बाई वेट परसेंट निकालना चाहें तो 50% वेट बाई वेट के हिसाब से आएगा, और 50% वेट बाई वेट के हिसाब से जब हम लिखेंगे, अब हम चाहते हैं कि कार्बन टेट्राकोड कितना होगा, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। कारण क्या है कि सबसे बड़ी ये बात है कि वेट बाई वेट परसेंटेज यदि 50% है बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए यदि 50% है, तो इसका मतलब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कितना होगा, तो CCl4 के लिए अगर देखा जाए तो वो भी कितना होगा 50% होगा, क्योंकि टोटल कितने परसेंट है 100%। तो आप ऐसे करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको बता दूं कि आप जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, जैसे मैंने कहा ये न्यूमेरिकल 4 नंबर में आपसे पूछा गया, तो इस 4 नंबर के न्यूमेरिकल में हम क्या करें, तो सबसे पहले हर किसी न्यूमेरिकल में आप गिवन लिखा करो क्या दिया है। देखो लिखा है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम तो आपको सॉल्यूट दिया है, ग्लूकोज दिया है। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WB कितना है 5 ग्राम। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास याद रखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180, याद रख लें इसको 180 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास Mb इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल, Mb आ गया। और उसके साथ में आपको टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में चेंज करते हैं, और उस टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ गया 300 केल्विन। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम आपको लिखा हुआ है वो रियलिटी में देखा जाए तो कैसे 100 ml है, और 100 ml दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हमें लीटर में चेंज करना है। याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको लीटर में दिया हो आप मिलीमीटर में चेंज कर लें, है ना, टाइम वैसे ही फालतू हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके वॉल्यूम को जो मिलीलीटर में दिया उसको लीटर में चेंज करेंगे, तो कैसे 100 मिलीलीटर, इस मिली को हटाइए, मिली की क्या लिखते हैं 10⁻³ क्या बच गया आपके पास लीटर, तो यानी इसका मतलब 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो 100 को 1000 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.1 लीटर। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाला है वो 0.1 लीटर है। यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक वैल्यू याद रख लें, वैसे ये न्यूमेरिकल के अंदर दी रहती है, न दी हो तो याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कैपिटल R जिसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है, इसको याद रखें सभी। पाई इक्वल टू फॉर्मूला देखिए WB/RT अपॉन MB इंटू V, यहाँ पर पाई WB वेट कितना है 5, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना लिया था 300 केल्विन, MB की वैल्यू देखिए 180, और यहाँ पर जो आपने यूज किया है वॉल्यूम वो देखिए 100 नहीं है 0.1 लीटर है, हमने 0.1 रख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीका है, वो तरीका क्या है देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमने पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या कर दिया 10, अब यहाँ पर ये 0 है, उस 0 से हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो 6 ये हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 और 10 कितना हो गया 100, तो ये 100 आ गया। यहाँ पर 5 को इस 0.0821 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 0.0821 इंटू 100 अपॉन में क्या है देखो यहाँ पर 6 बच गया, तो 6 आ गया। फिर हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 50 अपॉन ये आ गया 6 को 3 टाइम्स है ना, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए मल्टीप्लाई अपॉन 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू ये आती है 20.525, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया 6.84, और हम ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी यूनिट लिखते हैं ATM। याद रखिए आप में से बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू लिखते हैं लेकिन यहाँ पर यूनिट छोड़ देते हैं, यूनिट V लिखना है। यदि 3 नंबर में पूछा गया और आपने यदि यूनिट नहीं लिखी तो इसका मतलब आपका 1 नंबर जा सकता है, इसलिए एक एक नंबर की वैल्यू है, आप परफेक्ट करिए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये राल्ट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल पूछा गया है, और इसके बारे में आपको बता दूं कि इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आगे मिलेगा जो 2023 में पूछा गया था, और 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि उस पूरी यूनिट में से कोई डेरिवेशन न पूछकर, सॉल्यूशन वाली यूनिट में से डेरिवेशन न पूछकर उन्होंने डेरिवेशन की जगह सभी डेरिवेशन डाल दिए, न्यूमेरिकल पूछ लिया वहां पर। तो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे यूज करते हैं कि कोई न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 5% सॉल्यूशन ग्लूकोज का मतलब फिर से क्या है 5 ग्राम इन 100 ml। अब यहाँ पर
आप देखेंगे तो वेट कितना है, तो 5 ग्राम, डब्ल्यू बी 5 ग्राम हो गया। ग्लूकोज के लिए अभी हमने यूज किया था एम बी, मोलिकुलर मास 180 ग्राम पर मोल हो गया। टेम्परेचर कितना दिया है, आप देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर 373 केल्विन है ना, इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, इसमें कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया, कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिया है, कोई भी यूज नहीं है इसका इसमें। यहाँ पर आप देखें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, तो देखो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का आपको दिया है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये है, पी नॉट लिखते हैं इक्वल टू 760 mmHg, मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, जो यूनिट दी है वैसे वैसे लिख दीजिए 760 mmHg। अब यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, जब 100 है टोटल तो सॉल्यूट डब्ल्यू बी 5 है, तो डब्ल्यू ए कितना होगा 95 ग्राम। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास 180 दिया हुआ है, ये ग्लूकोज का है, लेकिन वाटर का कितना होगा 18। मैंने आपको बताया था जब सॉल्वेंट के बारे में चर्चा न की गई हो तो सॉल्वेंट वाटर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सभी वैल्यू जितनी दी है उसको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये राउल्ट लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें आपको पी नॉट माइनस पी एस लिखा हुआ है अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू उल्टा कर दीजिए एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें पी एस निकालना है। पी नॉट दिया हुआ है देखिए 760 माइनस पी एस, पी नॉट दिया हुआ है 760 इक्वल में डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ देखिए 5, एम बी की वैल्यू कितनी दी है देखो 180 इंटू उल्टा कर दिया इसमें एम ए, तो एम ए लिख दिया 18 और उसके बाद डब्ल्यू ए लिखा है कितना 95। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने 5 से रियलिटी में 18 से इसको डिवाइड कर दिया तो 10 हो गया, और यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 19 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 19 इंटू 10 ऊपर 1 है तो 1 अपॉन 190। यहाँ पर देखिए 760 माइनस पी एस अपॉन 760। अब इसको 760 को इधर ले जाइए, जैसे यहाँ पर ले गए तो देखिए 760 अपॉन 190, ये तो ऐसे कैसे रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पर आप 4 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा 190 से। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 19 से डिवाइड करो 76 को तो 4 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर 760 माइनस पी एस इक्वल टू 4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पी एस को उधर ले जाइए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 760 में से 4 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया पी एस इक्वल टू 756। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट जरूर लिखें। यूनिट कैसे लिखोगे, यहाँ लिखा हुआ mmHg, तो यहाँ भी प्रेशर की यूनिट क्या होगी mmHg होगी, तो ये आपका आंसर आ गया 756 mmHg, ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों की आने की पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं कि 2023 के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया, और उस समय पर इसका डेरिवेशन नहीं आया, उस डेरिवेशन की जगह इसका एक न्यूमेरिकल आया। और मैं आपको बता दूं ये न्यूमेरिकल मैंने पिछली जो 2023 का जो पेपर था उसी के बीच में, पेपर के बीच में जो गैप रहता है, जैसे अभी गैप है, उसी 2-3 दिन के अंदर मैंने ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल कराए थे, उनमें से एक न्यूमेरिकल ये आया था, और ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है। जब हम इसको पढ़ते हैं सॉल्यूशन के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन ये था, ये मैंने सॉल्व कराया था, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर याद था। वो आंसर ये 170 ग्राम पर मोल। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आंसर याद कर लें, है ना, आपको सॉल्व भी करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आकर क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ये तो सॉल्वेंट हो गया, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.850 बार। यूनिट की कोई टेंशन मत लिया करो, ये बार और एटीएम में हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए प्रेशर की यूनिट है ये 0.850 बार। यहाँ पर आप देखें 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इज एडेड इनटू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन इसमें सॉल्वेंट है, क्योंकि बेंजीन की अमाउंट ज्यादा है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 0.5 ग्राम सॉल्यूट हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालना है। अब आगे देखेंगे, लेकिन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, पूछा हुआ है कि उस सॉलिड सब्सटेंस यानी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी आपको फाइंड आउट करना है एमबी।
यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपको दिया है 0.845 बार, ये देखिए 0.845 बार ये दिया है वेपर प्रेशर PS इक्वल टू 0.845 बार। अब यहाँ पर हम देखें WA कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम दिया है, सॉल्वेंट कितना है 39 ग्राम, ये 39 दिया है। मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास वैसे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं C6H6 से 78 ही आएगा। अब ये सभी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। याद रखिए ये राउल्ट लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक वही तरीका है इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे P नॉट 0.850, पी एस ये दिया हुआ है, उसके बाद अपॉन पी नॉट वैल्यू दी है, डब्ल्यू बी आप यहाँ से 0.5, एम बी की वैल्यू देखिए, एम बी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है आपको, एम ए आपको दिया हुआ 78, डब्ल्यू ए 39, 39 से दो बार जाएगा, दो बार जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 का डबल कितना होगा 1 आएगा, 0.5 का डबल कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पर आप देखें तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 0.005 अपॉन 0.850, 0.5 इंटू 2 मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया, देखो यहाँ पर ये 1 अपॉन एम बी हो गया, और 0.005 को अगर इस तरह से सॉल्व किया जाए तो रियलिटी में देखा जाए तो 1 अपॉन 170, तो यहाँ पर 1 अपॉन एम बी, 1 अपॉन एम बी इक्वल टू 1 अपॉन 170, तो एम बी इक्वल टू कितना 170 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन आया था, इसमें से हमारी कोचिंग से जिनके 99 नंबर आए थे केमिस्ट्री के अंदर, उन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया था। केवल एक नंबर की ओटी उनकी गलत हुई थी बाय मिस्टेक, और नहीं तो उनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। आप भी कोशिश करिए, कुछ कर सकते हैं, जो पास नहीं हो पा रहे हैं वो पास हो सकते हैं, पास हो ही जाएंगे, हो नहीं सकते, आप विश्वास रखिए। और उसके बाद जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे उनके और अच्छे नंबर आ सकते हैं, मात्र 2-3 दिन के अंदर रणनीति कुछ ऐसे रखिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जिनके नंबर 99 के आसपास आएंगे कोशिश करेंगे उनके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉल्यूशन में से, ए एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। तो देखो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को, सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं, हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएस को हमने लिख दिया, माइनस में लिखा हुआ है 0.186 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ। डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीबी फाइंड आउट करना है। देखो डेल्टा टीबी निकालना है, के एफ की वैल्यू आपको दी है, के बी की वैल्यू आपको दी हुई है, और यहाँ पर आंसर ये आ रहा है। इस आंसर को हम लाएंगे, याद रखिए आंसर पेपर में नहीं होता भाई, मैंने तो लिख दिया है यहाँ पर कि जब आप सॉल्व करें तो आपका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि डेल्टा टीबी कैसे निकालें, तो देखो डेल्टा टीबी निकालने का तरीका है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है के बी इंटू स्मॉल एम। देखो ये डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, आपको के बी दिया है लेकिन मोलैलिटी कहां से लाओगे, तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास में कुछ डाटा है। कैसे, देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हमारे पास में डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं हम। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है T0 माइनस टीएस, मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने 0 लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा, और टीएस की वैल्यू माइनस के साथ में नेगेटिव साइन के साथ हमने यहाँ पर रख दी, तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस 0.186, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू है 0.186, 0.186 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, कि हमारे पास में डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम है। डेल्टा टीएफ हमें पता है ये है, और के एफ हमें पता है, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से और इस फॉर्मूले से स्मॉल एम यानी मोलैलिटी की वैल्यू निकालेंगे, और उस मोलैलिटी की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, आपका डेल्टा टी भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं इसको पसंद करता हूं पर्सनली, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल आने चाहिए। चलो देखिए स्मॉल एम इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे तो डेल्टा टी एफ, के एफ नीचे आएगा तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू रख दी, यहाँ पर के एफ की वैल्यू रख दी, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ के एफ की वैल्यू है 1.86, तो 1.86 है यहाँ, जी हाँ 0.186 है, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया है,
और 1 2 3 के बाद में पॉइंट था, 1 2 3 के बाद अब पॉइंट हो गया, पॉइंट से पॉइंट क्रॉस कर दिया तो 1/10 और 1/10 की वैल्यू 0.1। इसका मतलब मोलैलिटी जो आपने निकाली है इस फॉर्मूले से वो है 0.1 मोल्स पर केजी। इसी मोलैलिटी को हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। अब डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, केबी की वैल्यू 0.512 और स्मॉल एम की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.0512 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, करीबन 8 नहीं 6 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, उसमें से मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्यूशन यूनिट में से सेलेक्ट किए हैं। आप इनको बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। मैं इसी को यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड करने वाला हूं मात्र 1 आध घंटे के अंदर ही। आप बस जुड़े रहिए, 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल बेहतरीन कर दूंगा और आपके नंबर एक से एक बेहतरीन नंबर आएंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभार क्या करते हैं कि कुछ पेपर जब सेट करते हैं तो उसमें कुछ तरीका उपयोग करते हैं। कैसे कि जब उस क्वेश्चन को 4 नंबर का बनाना है तो क्या करते हैं कि 2 नंबर में डेफिनेशन और 2 नंबर में एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो ये वही न्यूमेरिकल है, जो छोटा सा न्यूमेरिकल आता है यह वही न्यूमेरिकल है जो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। चलिए हम बात करते हैं कैसे। बहुत सिंपल है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिखते हैं, एसिडिक एसिड के लिए फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की इन्होंने आयनिक कंडक्टिविटी दी है। तो देखो यहाँ सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट ये दी है 426, HCl की दी है 91, NaCl की दी है 126.5। जो यूनिट उसमें दी रहती है न्यूमेरिकल में, यूनिट दी रहती है, वैल्यू को यूनिट के साथ लिखें। जैसे मैंने लिखी है यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। चलिए फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला जब लिखें तो आखिर इसका आइडिया कैसे आएगा, किसको हमें ऐड करना है किसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो ऐड किसको करना है, यहाँ पर हमें CH3COOH लाना है तो कैसे आएगा, यहाँ पर CH3COO है और H देखिए कहां पर, H यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दें। तो देखिए CH3COOH इज इक्वल टू ये CH3COONA हो गया प्लस HCl हो गया, इन दोनों की कंडक्टिविटी को हमने ऐड कर दिया और जो बचा हुआ है NaCl उसकी कंडक्टिविटी को माइनस कर दें। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 426, इसकी वैल्यू 91, दोनों को ऐड कर दिया माइनस कर दिया 126.5 और जैसे ही माइनस किया तो हमारे पास में देखो यहाँ दोनों को प्लस करेंगे 517 माइनस 126.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 390.5, 390.5। लेकिन उसके साथ में यूनिट जरूर लिखें और मोलर कंडक्टिविटी है, इनफिनिट डाइल्यूशन पर हो या नॉर्मल कंडक्टिविटी हो तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो याद रख लें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो यहाँ दी है, न्यूमेरिकल में ही बहुत सारी चीज दी रहती है, आपको बस देखना है कि हम कहां से कहां लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपका आंसर आ गया। 2 नंबर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है देखो, आयनिक कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की आपको दी है, सल्फेट आयन की आपको दी है। देखिए एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 189 और यहाँ पर 160 किसके लिए, सल्फेट के लिए, तो सल्फेट की 160 यूनिट लिखी है, साथ में यहाँ भी यूनिट है। अब हमें निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट की कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो पहले तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, यदि आपने फॉर्मूला गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत, इसी फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है 3 सल्फेट है, तो यह इसका मतलब 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, Al पर 3 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस, यानी इसकी कंडक्टिविटी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे दोनों का। तो देखो यहाँ पर लिखने का तरीका, इसकी कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई प्लस इसकी कंडक्टिविटी को 3 से मल्टीप्लाई, इसकी कंडक्टिविटी 189, देखिए सल्फेट की कंडक्टिविटी 160, इसको मल्टीप्लाई करें इसको मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ 378 प्लस 480, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, 858 आंसर आ गया मात्र 2 मिनट के अंदर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर टफ नहीं आएगा, जिस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, पेपर टफ बिल्कुल नहीं आएगा।
सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने परीक्षा मंत्र जारी किए हैं उनमें से भी जो बच्चे पूरे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं आज 35 और 40 के करीबन क्वेश्चन दे रहा हूं। उन 40 क्वेश्चन को करके जाना, आप 100% पास होंगे। और ये जिसने परीक्षा मंत्र कर ली तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको पेपर से पहले बता रहा हूं, पेपर के बाद फिर मुलाकात होगी आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने करंट पास किया 10 मिनट के लिए। तो टाइम कितना है 10 मिनट्स। मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट में कितनी होगी, 10 इंटू 60 मतलब 600 सेकंड। मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। पासिंग करंट मतलब करंट आपको दिया है 1.5 एम्पियर। करंट आई इक्वल टू 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। आपको कॉपर का मास निकालना है, कॉपर का वेट निकालना है कि आखिर ग्राम में कितना वेट कॉपर का कैथोड पर मिलेगा। तो देखो सबसे पहले दिया गया आपको टाइम 10 मिनट, हमने सेकंड में चेंज कर लिया 600। करंट आई 1.5 एम्पियर। यहाँ पर वेट निकालना है, और वेट निकालने के लिए सबसे बड़ी बात, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का फॉर्मूला W=ZIT। W वेट होता है जो हमें निकालना है ग्राम में, Z ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ये मैं दिया नहीं है, लेकिन हम Z की ये क्या लिख देते हैं, E/96,500 इंटू I इंटू टी। देखो I और T दिया हुआ है। यहाँ इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो देखो Z की जगह हमने लिखा है E/96,500। अब इक्विवेलेंट वेट, E का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यहाँ कॉपर दिया है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट या किसी का इक्विवेलेंट क्या वेट कैसे निकालते हैं, देखो मैंने निकाला है। इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास है ना 63.5 अपॉन वैलेंसी, कॉपर की नॉर्मल वैलेंसी 2, तो 63.5 अपॉन 2, तो 63.5 अपॉन 2 जैसे डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आएगा 31.75 ग्राम पर मोल। यूनिट भी साथ में लिखें, आप बीच में कोई वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी यूनिट भी साथ में लिखना है। फाइनल वैल्यू निकालते हैं उसकी यूनिट भी साथ में लिखना है, याद रखिए। अब हम देखिए E की जगह क्या लिखेंगे, 31.75 ये लिख दिया, 96,500, I की ये 1.5 लिख दिया, और टाइम जो लिखा हुआ है 600 ये लिख दिया। 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, 1.5 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 हो गया। 90 था, जीरो हट गया क्यों, पॉइंट लगा हुआ है। 96 को मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आ गई ये वाली। 965 से इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर 0.296 ग्राम। 0.296 हल्का सा वेरिएशन होगा, देखो हल्का सा वेरिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। 0.296 ग्राम ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन देखो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज में दिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो कितने कूलम्ब चार्ज की आवश्यकता है। एक सीधा सा कंसेप्ट है, देखो क्या है, एल्यूमिनियम 3+, ये 3+ है तो 3 माइनस से न्यूट्रलाइज होगा, तब एल्यूमिनियम है न्यूट्रल होगा, या कुछ नहीं है मतलब न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि 3+ लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम आयन ने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 फैराडे। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है, तो 3 मोल्स के लिए कितने फैराडे होंगे, 3 फैराडे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 3 फैराडे। ये तो पूछते कितने फैराडे लगते हैं, तो आपका आंसर 3 फैराडे, यही खत्म। वो पूछ रहे कितना चार्ज लगता है, तो 1 फैराडे इक्वल टू कितना चार्ज होता है कूलम्ब में, 96,500 कूलम्ब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 फैराडे, और फैराडे की हमने एक वैल्यू रख दी फैराडे की कूलम्ब में, मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया। अब देखो ठीक वैसे ही कॉपर 2+ आयन से कॉपर बनेगा, तो 2+ आयन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, क्यों 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, 2 का मतलब 2 फैराडे। 1 फैराडे की जगह क्या लिख दिया 96,500, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर ये आ गया, ये आंसर आ गया। अगला देखिए, MnO4 नेगेटिव से Mn2+ बनाना है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि MnO4 नेगेटिव है, जो परमैंगनेट आयन दिया हुआ है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है।
तो हमने मैंगनीज Mn निकाला केवल +7, और +7 से कितनी होगी, +2 हो गई। इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 7 से 2 हो जाएगा। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे, और चार्ज कितना होगा 5 इंटू 96,500 कूलम, मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार आने चाहिए जहां तक मेरा अंदाज है। चलिए अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उस क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, आपने पूरा सिलेबस पूरी साल भर पढ़ा हुआ मैं मानता हूं, लेकिन अब वो टाइम है जिसमें आपकी रणनीति ये तो सटीक है तो आपके नंबर बहुत बेहतरीन आएंगे। चाहे आप पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इसका कोई मैटर नहीं है ना। पढ़े हैं तो बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा आपको, और बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं तो आप 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल झोंक दीजिए, समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए बस। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहां पर देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको दी है 0.0248। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, उसको हम कैपा से लिखते हैं, के नहीं है भाई, ये कैपा बोलते हैं, इसको कैपा से लिखा जाता है ना। ये दी हुई है और यूनिट भी दी है साथ में। मोलरिटी आपको कैपिटल M 0.02 मोल्स पर लीटर ये भी दिया है, केवल मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो लैम्डा M कैपा और M में एक रिलेशन होता है, लैम्डा M इक्वल टू कैपा इंटू 1000/m। भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप 2-3 दिन के अंदर है इतने परफेक्ट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आपका इतना बूस्टअप हो जाएगा कि आप भी जब पेपर करके बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि हमने तो पेपर फोड़ दिया। चलिए हम बात करते हैं लैम्डा M इक्वल टू कैपा इंटू 1000/m। कैपा की वैल्यू रख दीजिए 0.0248 इंटू 100/m। M की देखो 0.02, पॉइंट यहां से हटा दिया तो नहीं, वहां पर देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट जैसे हटाया ये 100 आ गया ना। अब इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे 2 से डिवाइड किया तो 0.0124 इंटू 100 तो आप देखेंगे 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद में, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 4 की जीरो गायब हो जाएंगी, हमारे पास में एक ही वैल्यू बचेगी, वो ये है 124 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि पेपर में एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही प्रिपेयर किया जा रहा है। मैं 2-4 साल से देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और सिंपल तरीके से क्वेश्चन है उनको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्वेश्चन है अलग तरीके से आते थे। अब हम बात करते हैं इसी यूनिट के अंदर अगले क्वेश्चन की। व्हेन 5 एम्पीयर करंट इज पास्ड इन 20 मिनट्स, 5 एम्पीयर करंट, आई की वैल्यू 5 एम्पीयर हो गई। टाइम आप देखिए 20 मिनट्स, ये मिनट में आपको दिया हुआ है, टाइम है t इक्वल टू 20 मिनट्स, मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 20 इंटू 60 1200 सेकेंड हो गया। साथ में लिखा हाउ मच निकल, निकल कितना मिलेगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, निकल नाइट्रेट, निकल का सिंबल Na होता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें इक्विवेलेंट वेट निकल का दिया हुआ है 29, इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू 29 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट इस बार दिया हुआ है आपको, आपका आंसर 1.8 के आसपास आना चाहिए। तो देखो करंट दिया है, टाइम दिया है, हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया है, इक्विवेलेंट वेट आपको दिया है 29, याद कर लें कॉपर का 31.75 था और निकल का 29 है। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ फैराडे, W इक्वल टू ZIT, फिर से Z की है E/96,000 और E की है हमने देखो क्या लिखा है 29, ये वैल्यू पहले से दी है। I की जगह क्या लिख दिया है 5 और जो टाइम लिखा हुआ है 1200, दोनों जीरो ये कैंसिल हो गई, 12 का 5 से मल्टीप्लाई 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1740/965, जब डिवाइड किया तो हमारे पास में एक बेहतरीन वैल्यू आ गई 1.803 ग्राम। आपका आंसर दिया हुआ है 1.8 ग्राम, 1.803 ग्राम, ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया भाई, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। और केमिकल काइनेटिक्स के इस क्वेश्चन में आप एक बार देख लीजिए, इसको लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखी हुई है और उस रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि 0.03 मोलर से 0.02 मोलर हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई है। पहले कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होती है रिएक्शन में, उसके बाद ये कम होती जाती है 25 मिनट्स के अंदर। तो टाइम आपको आ गया 25 मिनट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, यूनिट टाइम की एक बार मिनट में होना चाहिए, दूसरी बार सेकंड में निकालिए।
इसीलिए यहाँ पर एक बार मिनट में आंसर निकालेंगे, दूसरी बार सेकंड में निकालेंगे। बहुत आसान है, पहले मिनट में निकालेंगे जैसा दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी 0.03, कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर। अब फाइनल कंसंट्रेशन कम हो गई, टाइम आपको दिया हुआ है मिनट में, पहले हम मिनट में निकाल लेते हैं। तो देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होती जाती है, कम के लिए माइनस यूज करते हैं, हमने माइनस यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन चेंज की बात करें तो पहले फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, ये फाइनल है और ये इनिशियल है ना। जब हम कंसंट्रेशन को इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रियलिटी में कंसंट्रेशन में चेंज कितने का आया, 0.01 का। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, ये माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। आप चाहें तो इस यहाँ पर आप देखें माइनस लगा हुआ है, उस माइनस में इसमें से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी किस में चलेंगी, फिर प्लस में। किस में चलेंगी, ये प्लस में वैल्यू चलेंगी, तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0.01 अपॉन 25, 1 अपॉन 25। तो हम यहाँ पर जब 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर है 0.0004। आप लिख सकते हैं 4 इंटू, इसी को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट उठाएंगे 1 2 3 4, 4 है तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड नहीं, मिनट में टाइम, मोल पर लीटर पर मिनट आपका आंसर होगा। अब इस पर मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देंगे तो हमारे पास तरीका क्या है, डेल्टा एक्स वैल्यू तो यही है ना। अब हम सेकंड में चेंज करना चाहें तो कैसे करें, अब हम इसको 60 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तब हम कहेंगे कि रियलिटी में हमारा आंसर 6.67 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पर जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो वो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके। बहुत अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव डिके C14 कार्बन 12 होता है, एक 14 होता है, कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव डिके हुआ। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डिके जब भी होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ईयर्स में टाइम आपको दिया, ईयर्स में, घबराए नहीं, केमिकल कॉन्टेक्स्ट में ये खासियत है, टाइम आपको ईयर्स में दिया, आप ईयर्स में निकाल दीजिए आंसर को। मिनट में दिया, मिनट में निकाल दीजिए, सेकंड में दिया, सेकंड में निकाल दीजिए, चेंज ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड इन द लिविंग ट्री। वो कह रहे हैं कि लिविंग ट्री के अंदर मात्र 80% कार्बन मिला कुछ समय के बाद। समय कितना, 5730 ईयर्स, मतलब 5730 साल बाद देखा तो 80% मिला। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ सैंपल, उस सैंपल की एज क्या है, एज का मतलब टाइम क्या है, कितना टाइम लग गया उसको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है अप्लाई पीरियड 5730 ईयर्स। इनिशियल कंसंट्रेशन जब आपको दी हो कि 80% परसेंट में दिया तो कंसंट्रेशन A 100 ग्राम हो गया, A माइनस एक्स जो बच गया है 80 ग्राम। अब यहाँ पर टाइम निकालना है सैंपल का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम पूछा जाए, एज पूछी जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला है T इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपको K नहीं दिया तो K हम कहाँ से निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड से। हाफ लाइफ आपको ये दिया हुआ है, हम यहाँ पर एक पहले फॉर्मूला लगा लें, T यहाँ पे इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो यहाँ पर K इक्वल टू क्या हो, K इधर आएगा, T यहाँ पे इधर जाएगा, तो 0.693 अपॉन T हाफ, 0.693, T हाफ कितना है 5730, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका ये जो K आया है, अभी आंसर नहीं आया, K आया है 1.209 इंटू 10⁻⁴। K लिखा हुआ है जैसे पर सेकंड होता है, पर मिनट होता है, उसी तरह से पर ईयर, याद रखिए ऐसे यूनिट लिखा करो, पर ईयर, है ना। अब K की वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, K की वैल्यू ये देखी हुई है हमने, देखी 2.303, ये वैल्यू रख दी, लॉग A कितना दिया 100 अपॉन 80, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये 5 बार चला गया 4 बार, तो log 5/4 आ गया। ये वैल्यू वैसे की वैसी है, log 5 माइनस log 4। अब log 5 और log 4 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। log 5 की वैल्यू 0.6990, तो यहाँ पर log 5 की वैल्यू रख दी, log 4 की वैल्यू 0.6021, 0.6021 और 20 रखोगे तो हल्का सा डिफरेंस आएगा डिजिट में,
है ना, तो 0.6021 वैल्यू होती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी 3 जीरो कम हो जाएंगे, 1 जीरो बच जाएगी। इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू 1845.828 ईयर्स, ये आपका आंसर आएगा। ये वैल्यू हल्का सा इसमें डिफरेंस क्यों शो करती है, ये 1846 है या 1845 है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू लेते हैं log 5 और log 4 की, वहां पर वैल्यू में 1 या 2 डिजिट का डिफरेंस कर देते हैं, तो हल्का सा डिफरेंस आता है, लेकिन आंसर आपका गलत नहीं होगा, आंसर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट दिया है के 0.005 पर मिनट, लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ आपको निकालना है, फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 के लिखा हुआ है यहाँ पर 0.005। अब हम इसको पॉइंट से पॉइंट यहाँ से क्रॉस कर दिया और उसके बाद में हमने देखा तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 138.6। ये देखिए आंसर 138.6, और यूनिट पर मिनट नहीं भाई, ये टाइम है, हाफ लाइफ पीरियड भी एक टाइम है, वो मिनट में दिया है तो हम मिनट में ही आंसर लिखेंगे, सेकंड में तो सेकंड में, ईयर में दिया है तो ईयर में। मैंने आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स में टाइम को चेंज ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड कर लें, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम जो लगता है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में, टाइम जो 99.9 रिएक्शन परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ पीरियड की तुलना में कंपेयर में 10 टाइम्स होता है। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम हाफ लाइफ पीरियड का 10 गुना होता है, ये प्रूव करता है। तो सबसे पहले केस में 99.9% मतलब A 100 ग्राम हो गया, A माइनस एक्स 100 माइनस 99.9 यानी 0.1 ग्राम हो गया, टाइम हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला के log A अपॉन A माइनस एक्स, यहाँ पर A 100 आ गया, 0.1 आ गया, पॉइंट को उठाएंगे ऊपर 1000 हो जाएगा, log 1000 को क्या लिखेंगे log 10 पावर 3, ये 3 सामने आएगा, log का जब भी होता है न्यूमेरिकल तो log m पावर n, तो क्या लिखते हैं n log m, तो यहाँ पर हम 3 को इसके सामने लाएंगे, 3 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर देखिए 3 log 10 की वैल्यू हमने क्या लिख दी 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, ये 3 टाइम्स है, इस वैल्यू का 3 टाइम्स है, ये हमने पहला इक्वेशन बना दी। हम जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के। अब टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के है, तो हम इस के की जगह क्या लिखें, तो के इक्वल टू क्या होगा टी हाफ नीचे आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, के की इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो के की इस वैल्यू को जैसे ही रखेंगे तो टी 99.9 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन टी हाफ, देखो टी हाफ ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया 2.303 मल्टीप्लाई 3 से, ये नीचे रह गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो पहले इसको डिवाइड कर दिया, 2.303 को 0.693 से डिवाइड किया 3.32 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आंसर आया 9.969 इंटू टी हाफ, और 9.96 को जब हम अप्रोक्सीमेट लिखें तो कितना है वो 10 है, तो हमने लिख दिया ये जो टाइम है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में वो हाफ लाइफ पीरियड का 10 टाइम्स हो गया, प्रूव्ड दैट, ये प्रूव हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के इस बार आने की पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन होगी, और ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो मैंने इसी पर अभी लिखा है 2024 में पूछा गया था, बिल्कुल जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसी तर्ज पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सभी करके जाएं, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किताब का है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी कई गुना ज्यादा है। आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें, मात्र 2 या 3 दिन, ये जो 3 दिन मिले हुए हैं उसमें मेहनत करें। आपको पता है कि आज 15 तो होगी, आज का दिन है 15, 16 और 17, आपके पास 3 दिन है, 3 दिन के अंदर आप पूरे पेपर को बदल दोगे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मात्र 3 दिन। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहले केस में 99%, तो A 100 ग्राम हो गया, A माइनस एक्स 100 माइनस 99 हो गया, तरीका वही है 1 ग्राम आ गया, 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा ये निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला log A कितना है 100, A माइनस एक्स कितना है 1, 100 को कैसे लिखेंगे 10 पावर 2, बाकी दोस्तों वैसे ही चल रहा है,
2 को कैसे लगाएंगे, 10 पावर 2 को 2 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन गया। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन 90% एक्स को कंप्लीट होने में, तो ए 100 हो गया, ए माइनस एक्स 100 माइनस 90 हो गया, ये 10 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो T90, ये फॉर्मूला फिर से वही लगा दिया, 100/10 log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब देखो कंपेरिजन कर दीजिए, ये टाइम है वो ये टाइम है 2.303/k। अगर मैं इसे 2.303/k की जगह इस दूसरे इक्वेशन से T90 लिख दूं तो मैं लिखूंगा ये इसकी जगह T90, तो T90 इंटू 2। देखिए 99% एक्शन कंप्लीट होने में और 90% एक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है उनमें रिलेशन क्या है, ये वाला टाइम इस टाइम के कंपेयर में 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया था कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इस पूरे के पूरे वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं एमपी बोर्ड स्टडी जोन बाई विनोद सर चैनल में। मात्र 3 दिन चाहिए आपके, आप पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़े हो, लेकिन आप 3 दिन जुड़े रहिए, पास तो छोड़िए आपके नंबर बेहतरीन आ जाएंगे। ये वीडियो अभी अपलोड होने जा रहा है, आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशन है लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखिए, और उसके साथ साथ में मैं शाम तक एक और वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, और वो वीडियो रहेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 45 क्वेश्चंस होंगे बस टोटल, जिनमें से आपके लिए लगभग पूरा का पूरा पेपर तो नहीं कह सकता क्योंकि 45 क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन पास तो छोड़िए, पास तो हो ही जाएंगे। पास के अलावा आपके नंबर बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं उनमें से। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।